ओके, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं श्रेया दुबे, आज से आपकी स्कीम्स की क्लास मैं स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो स्कीम्स हम हर हफ्ते अब से पढ़ेंगे। तो एवरी मंडे वी विल गो विद द स्कीम्स पार्ट। ठीक है, यानी कि योजनाएं। तो हर मंडे को आपकी स्कीम्स की क्लास होगी, यानी कि क्या, किसकी, योजना। ठीक है, और आपका ऐसा करते हुए धीरे धीरे एग्जाम तक आपकी बहुत सारी स्कीम्स क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। अब देखिए हम ये क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये मैं पहले आपको बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। ठीक है, स्कीम्स जो है, जितनी भी सरकारी योजनाएं आ रही हैं जो करंट में भी होती हैं, ठीक है, उनका सबसे पहले आपका इम्पोर्टेंस है पेपर 2 में। पेपर 2 क्या है, ऐसे। ठीक है, तो पेपर 2 में डायरेक्ट स्कीम से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसे में छत्तीसगढ़ में से 4 ऐसे लिखने होते हैं, इंडिया के 4 ऐसे लिखने होते हैं। ठीक है, और एटलीस्ट एक ऐसे मोस्टली हर साल तो आ ही जाता है। ठीक है, जैसे कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ठीक है, गोधन न्याय योजना। तो इस तरह की चीज़ें जो है स्कीम से उठाकर सीधा ऐसे में दे दी जाती हैं। या अगर ऐसे में डायरेक्ट नहीं भी पूछा गया है तो आप स्कीम्स को अपने ऐसे में कोई भी डेवलपमेंटल वर्क के ऊपर, जैसे कि सीजी मॉडल पे पूछ सकता था। ठीक है, तो अगर ये पूछता है तो आप उसमें क्या डाल सकते हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं हमारे गवर्नमेंट की वो सारी इसमें आप डाल सकते हैं। तो ऐसे में स्कीम डालना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पेपर 2 में तो एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हमारे लिए काम आती हैं। उसके बाद फिर पेपर 3 के पार्ट 2 में कौन सा पार्ट है, ये पब एड पॉलिटी। ठीक, तो इसमें भी स्कीम्स आप यूज कर सकते हैं। फिर होता है पेपर 5। पेपर 5 जियोग्राफी और भूगोल और अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो भूगोल और अर्थव्यवस्था में तो एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट है जितनी भी एग्रीकल्चर की स्कीम्स हैं। ठीक है, कृषि से संबंधी जितने भी योजनाएं हैं वो एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए, पेपर 5 के लिए। ठीक है, अब पेपर 5 में एग्रीकल्चर की तो है ही, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारी, जैसे अभी मैंने 2 नाम लिए। ठीक है, और जितनी भी छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड स्कीम ला रही है, इसके अलावा MSME स्मॉल इंडस्ट्री से रिलेटेड ये सारी चीज़ें पेपर 5 में हमारे लिए क्या हो जाती हैं, इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आता है, पेपर 6। इसमें हो सकता है डायरेक्टली आपसे ना पूछे, पर चूंकि सोशोलॉजी इसका पार्ट है और सोशोलॉजी में क्या हो सकते हैं, सोशल इश्यूज। तो जो भी वुमेन रिलेटेड स्कीम्स हैं वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में उस तरीके का क्वेश्चन आता है जहाँ आप ये योजनाएं डाल सके, तो आप सोशोलॉजी में भी इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद लास्टली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर 2 के बाद है पेपर 7, जो कि पूरा क्या है, करंट बेस्ड। ठीक है, तो पेपर 7 जो है पूरा करंट बेस्ड है। ठीक है, इसमें मेनली एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जितनी योजनाएं हैं, और इसके अलावा पेपर 7 में बहुत सारी करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, वहाँ सब आप क्या कर सकते हैं, ये सारी योजनाएं और स्कीम्स जो होंगी वो हम यहाँ पर पेपर 7 में यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट भी पूछ सकता है ना, कि सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, सरकार के क्या क्या कार्य हैं इस चीज़ के तहत। ठीक है, और या फिर अगर डायरेक्ट नहीं पूछता है तो आपको अपने आंसर में उसको यूज़ करना ही है। तो पेपर 2 एक है और पेपर 7 एक है, जहाँ पर आपको स्कीम्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, और अदरवाइज बाकी सारे पेपर्स में तो इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, आज से स्कीम्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा क्या है, ब्रांच है, एजुकेशन। ठीक है, किसी भी सोसाइटी में है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, एजुकेशन। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, एजुकेशन से रिलेटेड कौन सी स्कीम है भाई, अभी छत्तीसगढ़ में रिसेंटली कौन सी स्कीम चल रही है एजुकेशन से रिलेटेड, सेजेस स्कीम। क्या चल रही है, सेजेस स्कीम। ठीक है, तो आज हम
सेजेस स्कीम के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को पता है क्या सेजेस क्या है? ठीक है, नाम आपने सबने सुना होगा स्कीम का, पर सेजेस नाम से नहीं जानते होंगे। इट्स वेरी सिंपल, इट इज स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल। क्या है? स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसी को ही सेजेस बोलते हैं। तो कभी सेजेस नाम से आ जाए तो हमें नहीं पता है, ये नहीं सोचना है, ठीक है। देखो, तो वही चीज़ हम स्टार्ट करेंगे। इसको आप याद कैसे कर सकते हो? सेजेस मतलब क्या होता था? सेजेस मतलब संतों को, संत महात्मा इन सबको बोलते थे, ठीक है, या पहले जो आश्रमों में रहते थे। आप याद करने का एक तरीका बता रही हूँ आपको, ठीक है। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो कि ये पहले कहाँ रहते थे? आश्रमों में, ठीक है। और आश्रमों में क्या करवाया जाता था? गुरुकुल में, गुरुकुलों आश्रमों में शिक्षा दी जाती थी, है ना। तो शिक्षा ही दे रहे हैं हम यहाँ पर, तो इस तरीके से आप इससे याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला हमारा क्या होगा कि हम जब कोई भी स्कीम करेंगे, ठीक है, तो हम कुछ पॉइंट्स बेसिस पे उसे करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्या होगा? हमारा पहला फोकस होगा, एक सेकंड, जब हम कोई भी योजना करेंगे तो हमारा पहला फोकस होगा कि वो क्या चीज़ है, ठीक है, कि वो योजना है किस बारे में। दूसरा क्या होगा कि वो कब लॉन्च हुई, ठीक। तीसरा, अगर हमें उसका वेयर अबाउट्स पता है कि वो कहाँ हो रही है, तो ये सारी चीज़ें तो आपकी फैक्ट्स हो जाएंगी, ठीक है। ये आपको प्रीलिम्स में काम आएगी। उसके बाद मेंस के लिए आप क्या देखोगे? प्रीलिम्स में भी काम आएगी, पर मेंस में लिखने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। क्या हो जाएगा वो? विशेषता, ठीक। तो विशेषताएं आप देखेंगे। उसके बाद आप क्या देखोगे कि कोई गवर्नमेंट ने उसको लेके उसके रिलेटेड, उससे रिलेटेड कोई गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं क्या, या फ्यूचर में गवर्नमेंट कुछ करने वाली है, तो ठीक है। उसके बाद आप क्या देखेंगे? कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस में क्या आ सकते हैं? प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज यानी क्या होता है और कॉन्स यानी क्या होता है? प्रोज मतलब कि जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उस स्कीम से रिलेटेड, और कॉन्स मतलब जो भी नेगेटिव चीज़ें, या कह लो लिमिटेशंस, ठीक। देखो, कॉन्सिक्वेंसेस हमें क्या पता चलेंगे कि उसका पॉजिटिव रिजल्ट क्या है, उससे हमें लाभ क्या हो रहा है, वो हो गए प्रोज। और कॉन्स क्या हो जाएंगे? लिमिटेशन, ठीक है, कि हम उसमें क्या क्या कमी रह गई हैं जो हम दूर कर सकते हैं, तो कमियां उसमें आ जाएंगी, और ये क्या हो जाएगा? लाभ, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम देखते चलेंगे जब भी कोई स्कीम पढ़ेंगे, तो ठीक है। तो अब इस प्रकार से हम देखेंगे आगे हमारी कौन सी स्कीम आ जाएगी? आत्मानंद स्कीम, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक। आत्मानंद स्कूल एक्चुअली क्या है? देखिए कि गवर्नमेंट स्कूल जो है, ठीक है, सरकारी स्कूल क्यों लाया गया था? हमें एक चीज़ पता है कि आर्टिकल 21A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया, ठीक है। आर्टिकल 21A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था, जो ये कहता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या मिलना चाहिए? फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। किस बारे में बात करता है ये? फ्री एजुकेशन की बात करता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे होते हैं जो कि उन स्कूलों के फीस नहीं भर सकते, ठीक है। उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया था? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूलों में क्या होता है कि 8th क्लास तक तो फीस नहीं ली जाती, और उसके बाद बहुत ही नॉमिनल, बहुत कम फीस में बच्चों को पढ़ाई शिक्षा दी जाती है, ठीक है। लेकिन अब तक क्या चल रहा है कि जो सरकारी स्कूल थे वो सारे हिंदी मीडियम में, ठीक है, हिंदी मीडियम में ही सारे सरकारी स्कूल चल रहे थे। लेकिन अब वक्त के साथ साथ इंग्लिश मीडियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट जो है वो पूरा किस में चल रहा है? इंग्लिश पे चल रहा है कि नहीं? कैसे? देखिए, जैसे वर्ल्ड है, ठीक है, तो वर्ल्ड में कॉमन लैंग्वेज क्या चाहिए? इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज सा बन चुका है आज के वक्त में दुनिया में, ठीक है। आप चाहे किसी भी कंट्री से बिलोंग करें, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आप सर्वाइव कर लेंगे दुनिया में कहीं भी, ठीक है। तो यही चीज़
इसलिए क्या हो गया, धीरे धीरे इंग्लिश मीडियम स्कूलों की महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स क्या हैं, मोस्टली सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो कि जिसको गरीब बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, या कहें गरीब बच्चों के पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर सरकार ने क्या कहा है, सरकार ने कहा है कि जिस तर्ज पर सरकारी स्कूल चलते हैं हिंदी मीडियम के, उसी प्रकार से अब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी खोले जाएंगे, ठीक है। तो उसी को नाम क्या दिया गया है, सेजेस स्कीम, ठीक। लेकिन इसमें देखने वाली चीज़ क्या है कि नए स्कूल्स बनाए नहीं जा रहे हैं, जो हिंदी मीडियम के ही पुराने स्कूल हैं उन्हें ही रिनोवेट करके इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यही इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, क्या है कि प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, विद स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज टू अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, कि हम क्या देना चाहते हैं, बच्चों को ऊंची गुणवत्ता का की शिक्षा देना चाहते हैं। और स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी, स्टेट ऑफ आर्ट मतलब क्या होता है कि जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई, मॉडर्न आइडियाज़ हो गए, ठीक है, जो लेटेस्ट चीज़ें होती है, लेटेस्ट और मॉडर्न फैसिलिटीज़ जो होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़, ठीक है। तो सरकार ये कह रही है कि पुराने ज़माने जो चॉक पेपर में होता था पढ़ाई, ठीक है, जो पढ़ाई होती थी चॉक एंड पेपर पे, उसको हटा करके स्टेट ऑफ आर्ट, यानी कि जैसे डिजिटलाइज करना, ठीक है, डिजिटल इंडिया चल रहा है ना, तो डिजिटलाइज करना क्या हो जाता है, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ देना। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ होंगी जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, अंडर प्रिविलेज मतलब जिनके पास महंगे स्कूलों में पढ़ने की प्रिविलेजेस नहीं है, ठीक है, जो गरीब बच्चे हैं उन सबको हम क्या देना चाहते हैं, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। इसी स्कीम को लॉन्च किया गया है, ठीक। इसके बाद कब लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, जुलाई 2020 से ये स्टार्ट हुआ है 52 स्कूल्स के साथ, 52 स्कूलों के साथ सेजेस स्कीम जुलाई 2020 में स्टार्ट हुई है, ठीक। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे कि इस स्कीम के क्या है, फीचर क्या है, ठीक। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग छत्तीसगढ़ और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ठीक। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का ये पार्ट है। तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की ही तर्ज पे क्या हो रहा है, सारी स्कीम्स चल रही हैं, ठीक है। जो भी छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारी जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, एग्रीकल्चर ले लो, ठीक है, या फिर एजुकेशन, हेल्थ, इन सब के ऊपर ध्यान दे रही है। मतलब एक पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ को एक नया रूप देने की बात हो रही है, किसमें, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ में। तो उसके तहत ये स्कीम एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा लाई गई, ठीक। इसमें क्या हो रहा है देखिए, पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, ओल्ड गवर्नमेंट स्कूल्स वेर आइडेंटिफाइड एंड रिनोवेटेड एंड मॉडर्नाइज्ड इनटू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। तो जो अभी मैंने बताया वही चीज़ है कि जो ओल्ड गवर्नमेंट स्कूल थे हिंदी मीडियम के, ओल्ड गवर्नमेंट स्कूल मतलब हिंदी मीडियम के, ठीक। तो हिंदी मीडियम के जो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल थे उनको पहले आइडेंटिफाई किया गया कि कौन कौन से स्कूलों को हम चेंज करेंगे इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। और फिर उनको क्या किया गया, रिनोवेट किया गया और मॉडर्नाइज किया गया इनटू इंग्लिश मीडियम स्कूल, ठीक है। फिर उसमें क्या दिया है हमने, इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज स्ट्रेंथेंड इन दिस स्कूल्स, बिल्डिंग्स वेर रिनोवेटेड, ठीक है। उनकी जो सरकारी स्कूलों की जो बिल्डिंगें थी उन्हें क्या किया गया है, रिनोवेट किया गया, उनमें पुताई करी गई, नई बिल्डिंगों को जो जर्जर हो गई थी उन्हें ठीक करवाया गया, ठीक है। उन्हें एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर, एक नया लुक दिया गया। जो वहाँ की क्लासरूम थी उनको पूरा चेंज किया गया, जो पुराने से दिखते थे वो स्कूल्स, उन्हें एक बहुत ही नए स्कूल की तरह एक लुक दिया गया, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें स्ट्रेंथन किया गया, ठीक है, एक नया लुक उन्हें दिया गया। ओल्ड ब्लैक बोर्ड्स एंड ग्रीन बोर्ड्स वेयर रिप्लेस्ड, जो पहले होते थे, ठीक है, कि चौक में हम ब्लैक बोर्ड होते थे उससे किससे लिखते थे, चौक से लिखते थे, या ग्रीन बोर्ड होते थे जिसमें किससे लिखते थे, मार्कर से लिखते थे, उनको किस चीज़ से रिप्लेस कर दिए, स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड मतलब क्या होता है, जिससे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये पूरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, ये पूरी स्क्रीन है और इलेक्ट्रॉनिक पेन से क्या हो रहा है, ये चल रहा है, ठीक है। इसमें चौक की आवश्यकता नहीं है, इसमें मार्कर की आवश्यकता नहीं। ये सब कहाँ चलता था, पुराने स्कूलों में। अब न्यू स्कूलों में क्या डाल दिया है इन्होंने, स्मार्ट बोर्ड्स डाल दिया गया है, ठीक। द ओल्ड बेंच टेबल वॉज रिप्लेस्ड विथ न्यू कम्फर्ट बेंच डेस्क।
कॉमन सी चीज़ है कि अब कंफर्टेबल बेंचेस लाई जाएंगी, ठीक है, प्रैक्टिकल लैब्स लाए गए हैं एंड इक्विप्ड विद मॉडर्न साइंस इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो लैब वगैरह जो भी बनाए गए उसमें क्या डाला गया है, साइंस के इक्विपमेंट्स डाले गए हैं, ठीक। और देख लो, तो पहला हमारा ये हो गया गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ आप बताएंगे। दूसरा आप बताएंगे कि कैसे पुराने हिंदी मीडियम स्कूलों को ही कन्वर्ट करके रिनोवेट करके इंग्लिश मीडियम बनाया गया है और वहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई, ठीक। फिर तीसरा क्या है कि अब स्कूल है तो वहाँ टीचर भी होंगे, जाहिर सी बात है ना। तो न्यू इंग्लिश मीडियम टीचर्स एंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर्स वेयर रिक्रूटेड, ठीक है, कि इंग्लिश मीडियम के टीचर्स उनमें रिक्रूट किए गए जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स थे, ठीक है, उन्हें यहाँ पर क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। उसके बाद टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वेयर ऑर्गेनाइज, ठीक है। देखो जो टीचर्स थे पहले, जो मतलब इंग्लिश मीडियम जो आत्मानंद स्कूलों में जो इंग्लिश मीडियम टीचर्स आए, पहले तो कोई सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल थे नहीं, तो ये टीचर्स कहाँ से आ रहे हैं, मोस्टली ये प्राइवेट स्कूल के ही इंग्लिश मीडियम टीचर हैं जो अब सरकारी स्कूलों में अपॉइंट हो रहे हैं। तो इन्हें सरकारी काम कैसे होता है ये सिखाने के लिए और ये स्कूल का जो विजन है वो किस प्रकार से कार्य करेगा ये बताने के लिए, और इन्हें पूरी ट्रेनिंग कि बच्चों को आपको कैसे इस स्कूल के तहत पढ़ाना है और शिक्षा देना है, इस चीज़ के लिए क्या किया जा रहा है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। और अगली चीज़ हमें क्या पता चल रही है, बाय दिसंबर 2022 छत्तीसगढ़ हैड 279 सेजेस वेयर इन 2.52 लाख, 2.52 लाख स्टूडेंट, ठीक है, इतने सारे बच्चे जो हैं एडमिशन ले चुके हैं सेजेस स्कूल में, और टोटल अब तक कितने बन गए हैं, 279 स्कूल बन गए, ठीक है। द एजुकेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल ग्रेड 8 एंड नॉमिनल फी ग्रेड 12 तक, ठीक। जैसे कि हिंदी मीडियम स्कूलों में चल रहा था वही चीज़ कहाँ लागू करी गई है, यहाँ भी लागू करी गई है, ठीक है, कि 8वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा दी जा रही है और उसके बाद 12वीं कक्षा तक बहुत ही नॉमिनल फीस यानी कि बहुत कम फीस में इन्हें शिक्षा दी जा रही है। एक और चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ये CBSE बोर्ड्स के तहत चले जाएंगे, ठीक है, ये CG बोर्ड या स्टेट बोर्ड्स के तहत नहीं रहेंगे। अब ये जो होगा इंग्लिश मीडियम स्कूल ये CBSE बोर्ड के तहत चलाए जाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए आगे अब देखो जो हमारी सरकार है छत्तीसगढ़ की सरकार, वो पहले के भी जो सरकारी स्कूल थे उनमें बहुत सारी क्या दे रही थी, फैसिलिटीज़ दे रही थी, ठीक है, बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही थी बच्चों को स्कूल में रखने के लिए या ड्रॉप आउट रेट्स कम रखने के लिए। तो वही चीज़ें क्या किया गया है, इसमें भी कंटिन्यू किया गया है। तो फ्री टेक्स्ट बुक स्कीम, इसके तहत क्या होता है कि सरकार क्या देती है, बच्चों को बुक्स भी फ्री में देती है, ठीक है। वो गरीब बच्चे हैं, ठीक है, उनको आप स्कूल अगर आप ले भी आए तो स्कूल आने के बाद भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो वो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक। जैसे कि क्या हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, ठीक है, यूनिफॉर्म हो गई, इस तरह की चीज़ें हैं जो सरकार खुद से ही देती है बच्चों को, ठीक। तो टेक्स्ट बुक स्कीम चलती है, इसमें क्या है 52 लाख टेक्स्ट बुक जो है उनको बांटे गए क्लास 1 से लेके 1 से 10वीं तक के बच्चों को, ठीक है। क्लास 1 to 10th क्या दे रही है गवर्नमेंट, फ्री टेक्स्ट बुक स्कीम के तहत 52 लाख टेक्स्ट बुक्स बांट चुकी है, ठीक है। इट हैज सेट अप टू प्रोवाइड फ्री बाइसाइकिल्स टू 1,55,000 गर्ल स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 9th, ठीक है। तो क्लास 9th तक कक्षा 9वीं की बच्चियों को फ्री बाइसाइकिल्स भी दे रही है। क्यों दे रही है, ताकि लड़कियां भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो कहाँ, स्कूल आने के लिए, ठीक है। फिर टू मेक स्कूल एजुकेशन एम्प्लॉयबल इट हैज़ बीन कोऑर्डिनेटेड विद ITI। देखो क्या होता है कि स्कूल तो भेज दिया आपने, ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा स्कूल में पढ़ के आगे चल के उसकी जॉब लग जाए या उसका एम्प्लॉयमेंट लग जाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट की क्या रह जाती है, कमी रह जाती है। किताबी ज्ञान तो बच्चे ले लेते हैं, ठीक है, किताबी ज्ञान उन्हें हो जाता है, पर स्किल
नहीं आ पाता। तो स्किल डेवलपमेंट की कमी की वजह से आगे चलकर क्या होता है कि वो एम्प्लॉयबल नहीं हो पाते, ठीक है, उनकी जॉब नहीं लग पाती। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बोला है कि इस बच्चों को स्कूल एजुकेशन को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए ITI यानी क्या होता है, जहाँ पर क्या देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट कराया जाता है। ये भी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसको क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड विद ITI, ठीक है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, सो दैट सर्टिफिकेट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड ITI ट्रेनिंग कैन बी ऑब्टेन साइमल्टेनियसली, यानी कि स्कूल का एजुकेशन और ITI की ट्रेनिंग उनको क्या मिल जाए, साथ में मिल जाए, ठीक। इसलिए क्या चलाया जा रहा है, कोऑर्डिनेटेड विद ITI। फिर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, स्पोर्ट्स ऑफिसर्स एंड लाइब्रेरियंस हैव बीन अपॉइंटेड, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि स्कूल खुल गया तो सिर्फ टीचर डाल दिए, है ना। स्कूल जब खुलेगा तो उसमें जितनी भी वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जो वो क्लेम कर रहे हैं कि हम इतनी सारी क्या देंगे, फैसिलिटीज़ देंगे, ठीक है, तो उन फैसिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए, बताने के लिए कोचेज़ की ज़रूरत है कि नहीं। लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरियन की ज़रूरत पड़ेगी, स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, प्रोफेसर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए इन सब को भी क्या कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक। तो ये सब क्या हो गए हमारे स्कीम्स के, इस स्कीम के क्या हो गए, फीचर्स यानी कि विशेषताएँ, ठीक है। अब देखो एक्सपांशन मतलब क्या होता है कि ये स्कीम को कहाँ कहाँ लागू किया गया है और इसे कैसे बढ़ाया गया है और इसे आगे इसका क्या हो रहा है, इस स्कीम के बारे में ये हम जानेंगे, ठीक है। तो एक्सपेंशन में आ रहा है कि देयर आर 279 स्कूल्स, ये जो मैंने ऊपर बताया कि 279 स्कूल्स ऑपरेट किए जा रहे हैं, जिसमें से 247 आर इंग्लिश मीडियम एंड 32 आर हिंदी मीडियम, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि 32 स्कूल हिंदी मीडियम के भी ये बना रहे हैं। तो अब सोचने वाली बात क्या है कि हिंदी मीडियम स्कूल तो ऑलरेडी है, तो फिर आत्मानंद के नाम से और फिर 32 अलग से क्यों बनाया जा रहा है। तो इसमें बात सिर्फ मीडियम की नहीं है, आत्मानंद मतलब सिर्फ इंग्लिश मीडियम नहीं होता, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि आत्मानंद मतलब ये होता है कि वो स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम हो गया तो उसे आत्मानंद बोल दिया, ठीक है। आत्मानंद जब वो कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न फैसिलिटी भी आत्मानंद स्कूलों में दी जा रही है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम जब वो कह रहे हैं कि 32 हिंदी मीडियम स्कूल्स चालू किए गए हैं, यानी कि वो हैं हिंदी मीडियम में पर फैसिलिटीज़ उनकी क्या हैं, स्टेट ऑफ आर्ट, ठीक है। यानी कि स्मार्ट बोर्ड्स लगे हुए हैं वहाँ पर, लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ है और भी बहुत सारी चीज़ें जो पुराने हिंदी मीडियम स्कूल्स में नहीं थी, ठीक है। तो 279 स्कूल्स चल रहे हैं अभी, जिसमें से 32 हिंदी मीडियम के हैं और 247 इंग्लिश मीडियम के हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि इसको हम और बड़ा करेंगे और 422 स्कूल्स, ठीक है, 422 स्कूलों में 422 स्कूल और खोले जाएंगे, ठीक है, आगे चल के, जिसमें से 252 स्कूल 252 स्कूल्स विल बी इन बस्तर एंड सरगुजा। बस्तर एंड सरगुजा में क्यों, क्योंकि ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। जो हमारा सेंट्रल पार्ट है छत्तीसगढ़ का, वहाँ मोस्टली अर्बन एरियाज, ठीक है, जैसे रायपुर कैपिटल सिटी, दुर्ग, बिलासपुर, लेकिन जो बस्तर सरगुजा है वहाँ ट्राइबल्स की पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे स्कूलों की। तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं कि बस्तर और सरगुजा में 252 स्कूल खोले जाएंगे, ठीक। फिर कह रहे हैं कि 100% गवर्नमेंट हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। 100% का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो दंतेवाड़ा जिला है, ठीक है, वहाँ जितने भी स्कूल होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, आत्मानंद में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो नॉर्मल बाकी जैसे ज़िले हैं, ठीक है, उनमें कुछ पुराने स्कूल हैं, कुछ आत्मानंद स्कूल हैं, पर दंतेवाड़ा को उन्होंने चूज़ किया है कि दंतेवाड़ा में जितने भी सरकारी स्कूल होंगे वो सारे के सारे आत्मानंद में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। यानी कि क्या होगा, सब में स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, ठीक। फिर द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एन इंटरनेशनल लेवल बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल मतलब क्या होता है, बोर्डिंग स्कूल मतलब जहाँ रेसिडेंशियल स्कूल कह लो, ठीक है, कि जहाँ पर बच्चा
रहता भी है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो 24 आवर्स वहीं रहता है, घर वो नहीं जाएगा, ठीक है, वो सुबह जाकर स्कूल में पढ़ेगा और रात में वो वहीं पर हॉस्टल में रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बोर्डिंग स्कूल। तो ये क्या कह रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल के बोर्डिंग स्कूल कहाँ खोले जाएंगे, नवा रायपुर में, इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक। फिर इन अ बिड टू एनेबल स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड क्लास 12th, देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे ऊपर बात हुई एम्प्लॉयबिलिटी की, ठीक है, स्कूल तो वो अपनी शिक्षा पूरी कर लिए, बच्चे सारे क्या कर लिए, अपनी शिक्षा पूरी कर लिए, पर कहाँ तक किए हैं, 12वीं कक्षा तक आत्मानंद स्कूल में। लेकिन अब उन्होंने आत्मानंद स्कूल में अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई कर ली, किस तरीके से, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। वो जो बच्चे थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन्होंने आत्मानंद में पढ़ाई कर ली फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अब क्या है, 12वीं के बाद उन्हें कहाँ जाना है, 12वीं के बाद कॉलेज जाएंगे। अब जब इंग्लिश मीडियम के बच्चे कॉलेज जाना चाहेंगे इंग्लिश मीडियम के, तो अगेन उनको क्या देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फीस देना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद जब वो कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पर अगेन उनको बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी, और जिसकी वजह से फिर क्या होगा, वो कॉलेज नहीं जाएंगे, या तो वो ड्रॉप आउट हो जाएंगे, ठीक है, या फिर वो कुछ अल्टरनेट कुछ ढूंढेंगे, ठीक है, और कॉलेज वो अपना एजुकेशन कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक तरह से ये स्कूल बनाने का मुद्दा वहीं पर अधूरा रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि ऐसे जो बच्चे हैं जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए जो ये आत्मानंद स्कूल है, इसी की तर्ज पे इंग्लिश मीडियम आत्मानंद कॉलेजेस भी खोले जाएंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, आत्मानंद कॉलेज में आत्मानंद कॉलेजेस भी खोले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो बच्चे इसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर नॉमिनल फीस में क्या देंगे, एजुकेशन देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इंग्लिश मीडियम, देखो, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस इन चूजन इंस्टीट्यूशंस, ये कब से चालू होगा, 2022-23 2023-24 2023-24 से ये क्या कह रहे हैं, 23-24 से क्या कह रहे हैं कि आत्मानंद कॉलेजेस भी स्टार्ट किए जाएंगे, ठीक है। फिर अच्छा क्यों किए जाएंगे, वही जो मैंने बताया, ठीक है, कि जो बच्चे स्कूल में एजुकेशन तो ले लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बट वो आगे की कॉलेज में अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये कॉलेज बनाए जाएंगे, ठीक। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें फैसिलिटीज़ क्या मिलेंगी, ठीक। जो चीज़ें कुछ मैंने बताई उसको हम अच्छे से देख लेते हैं कि यहाँ पर सुविधाएं क्या दी जाएंगी, ठीक। दिस स्कूल्स वर इक्विप्ड विद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिफाइड टीचर्स, मॉडर्न एमिनिटीज, लाइब्रेरीज, कंप्यूटर लैब्स एंड लैंग्वेज लैब्स, ठीक है। तो बहुत सारे लैंग्वेज के लैब्स यहाँ पर बनाए जाएंगे, ठीक है, कंप्यूटर के लैब बनाए जाएंगे, और क्या बनाया जाएगा, लाइब्रेरी बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। टीचर्स मैंने बता दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बताया, ठीक है, कि बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उन्हें पेंट कर रहे हैं, अंदर क्लासरूम को नया लुक दिया जा रहा है, नए टेबल चेयर बनाए जा रहे हैं, तो वो सब किसका पार्ट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का। फिर ये क्या कह रहे हैं, रोबोटिक लैब्स, इंग्लिश लैंग्वेज लैब, साइंस लैब, ठीक है, जो लेबोरेटरीज होती हैं, ठीक है, ताकि बच्चे क्या कर पाएँ, प्रैक्टिकल, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की भी वो शिक्षा ले पाए, उन्हें एक्चुअली पता हो कि चीज़ें रियलिटी में भी कैसी होती, इसलिए उन्हें क्या दी जा रही है, लेबोरेटरी भी बनाई जाएगी, लेबोरेटरीज, ठीक है। तो उसी के तहत क्या है, साइंस लैब रहेगा, रोबोटिक लैब्स रहेगा, रोबोटिक्स वगैरह भी उन्हें सिखाया जाएगा, ठीक है, लैंग्वेज की लैब रहेगी। दूसरा क्या कह रहे हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर मतलब क्या होता है कि कल्चरल समझ लो, ठीक है, यानी कि उनकी हॉबीज़ को डेवलप करने के लिए, बच्चों की रुचियाँ जो हैं, उनकी हॉबीज़ जो है उसको डेवलप करने के लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनको बढ़ावा देने के लिए सिर्फ शिक्षा ना रख के उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, यानी कि स्पोर्ट्स में उनको अच्छा करना है, कल्चरल में उन्हें अच्छा करना है, ठीक है, ऑलराउंडर बनाना है। उसके लिए क्या कर रहे हैं, म्यूज़िक लैब्स भी म्यूज़िक रूम स्टार्ट किया जा रहा है, हेल्थ केयर रूम्स, बच्चों का हेल्थ चेकअप भी किया जाएगा, स्पोर्ट्स ग्राउंड,
स्पोर्ट्स ग्राउंड या कह लीजिए प्ले ग्राउंड्स, ठीक है, एंड हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक। रैंप एंड रेलिंग, रैंप एंड रेलिंग किसके तहत किया जा रहा है? ये एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। ये क्या होता है? एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन मतलब जितने भी हमारे क्या हैं फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं हमारे देश के, उनके लिए ये एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन चालू किया गया है। इसके तहत ये कहा गया है कि जितने भी सरकारी क्या है, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, या सरकारी ऑफिसेज हैं, वहाँ पर आप जो भी डिसेबिलिटीज़ वाले लोग हैं उनके लिए सुविधाएं दीजिए, उन्हें एक्सेसिबल बनाइए, उस जगह को एक्सेसिबल मतलब उनके पहुँच तक ले जाइए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सीढ़ियाँ बनी हैं, अब वो कोई किसी के पैर नहीं है, ठीक है, तो क्या है उस सेंस में वो सीढ़ियाँ तो नहीं चढ़ पाएगा, तो उसके लिए क्या बनाते हैं? रैंप, ठीक है, रैंप बना दो ताकि वो क्या है व्हील चेयर में वो सीधा अंदर जा सके, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें, जो ब्लाइंड होते हैं उनके लिए ब्राइल लिपि में चीज़ें उपलब्ध कराई जाएँ, ठीक है, ताकि उनको ये सब चीज़ों की फैसिलिटी मिली जाए। तो ये सब काम किसके अंदर किया जा रहा है? एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के तहत, ठीक है। तो ये किनके लिए है? दिव्यांगजनों के सुविधा के लिए भारत में किया जा रहा है। तो रैंप एंड रेलिंग बनाने की भी सुविधा यहाँ पर रहेगी फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स, ठीक। एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के लिए भी एनसीसी की भी सुविधा रहेगी। फिर वाईफाई रहेगा और स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट रहेगा। तो देखिए सरकारी स्कूल में जब वाईफाई मिल रहा है, सरकारी स्कूल में इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो होपफुली ऐसा हो फ्यूचर में कि ना सिर्फ गरीब बच्चे यहाँ पढ़ें बल्कि बड़े बड़े जो घर के बच्चे हैं शायद वो भी इतनी गुणवत्ता अगर इस स्कूल में आ गई, ठीक है, कि कम फीस में ये इतनी सारी सुविधाएं दे रहे हैं और अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, तो क्यों सिर्फ गरीब बच्चे ही पढ़ें यहाँ पर, है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर इतनी अच्छी गुणवत्ता हो जाए कि कल को बड़े बड़े घर के बड़े बड़े लोग भी यहाँ अपने बच्चों को भेजे पढ़ने के लिए, ठीक है। तब क्या होगा? बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, उसको क्या कहेंगे हम एक्चुअल में डेवलपमेंट, ठीक है, कि वो सिर्फ मजबूरी में नहीं आ रहे हैं लोग वहाँ पर कि उनके पास पैसे नहीं है इसलिए वो मजबूरी में आत्मानंद स्कूल में जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इवन जो पैसे देने में सक्षम है वो भी इन सब सुविधाओं को लेने के लिए, वहाँ के जो क्वालिटी टीचर्स हैं उनसे पढ़ने के लिए वो क्या कर रहे हैं? आत्मानंद स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। तो अगर वो दिन आए अगर, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है, ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात होगी और ये स्कीम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मानी जाएगी, ठीक है। तो स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट, वाईफाई प्रीमाइसेस, ये सब रहेगा। फिर स्मार्ट बोर्ड्स वेर इंस्टॉल्ड फॉर इंटरैक्टिव टीचिंग विद ऑडियो विजुअल एड, ठीक है। ऑडियो विजुअल मतलब वही चीज़ है, ठीक है, कि आपको सुनाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, बस वही चीज़ है, ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है, इंटरैक्टिव लर्निंग होगी, ठीक। उसके बाद स्कूल्स आर इक्विप्ड विद मॉडर्न साइंस इक्विपमेंट्स, जितने भी लैबोरेटरीज होंगे, लैब्स होंगे, या स्कूल के जो प्ले ग्राउंड्स हो गए, ठीक है, स्पोर्ट्स ग्राउंड, उन सब में क्या चीज़ देंगे? वो सारी सुविधाएं वहाँ पर दी जाएंगी। लैबोरेटरी में, साइंस के लैबोरेटरी में इक्विपमेंट्स जैसे कि क्या देते हैं? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो वो सारे इक्विपमेंट्स, माइक्रोस्कोप वगैरह होता है ना बायोलॉजी की क्लास में, ठीक है, ये सब चीज़ें स्कूल में, तो ये बहुत सारे मॉडर्न साइंस इक्विपमेंट्स यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक। अब तो ये हो गया कि फैसिलिटीज़ क्या दी जाएगी। अब देखते हैं प्रोज क्या है। प्रोज मतलब कि आत्मानंद स्कूल के क्या हमें फ़ायदे होंगे। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है उससे ऑलमोस्ट हमें चीज़ें समझ में आ ही गई हैं, है ना, कि क्या इतनी फैसिलिटीज़ हैं, इतना कुछ होगा, एम्प्लॉयबिलिटी होगी, तो वो सब चीज़ें तो हमें समझ में आ ही रही है। अब हम उसको बस क्या कर लेंगे, एक बार थोड़ा सा कंसोलिडेट कर लेंगे, ठीक। तो देखिए तो प्रोज यानी क्या हो गया कि इसके लाभ क्या है, ठीक। दे हैव एक्सीलेंट फैसिलिटीज एट पार विद प्राइवेट स्कूल्स एंड एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कि ये क्या है, पहले जो बच्चे थे इंग्लिश मीडियम जो स्कूल थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये कहाँ होते थे? मोस्टली सिटीज़ में होते थे क्या, या अर्बन एरियाज़ में कह लो,
ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो मोस्टली क्या है, प्राइवेट स्कूल्स होते हैं और अर्बन एरियाज में होते हैं। जो रूरल और ट्राइबल एरियाज है वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं होते थे, तो वो पहले क्या नहीं थे, एक्सेसिबल नहीं थे। दूसरा अफोर्डेबल भी नहीं थे, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में क्या होती है, फीस बहुत ज़्यादा होती कि नहीं, ठीक है। तो प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो अफोर्डेबल भी नहीं थे और अर्बन एरियाज़ में होने की वजह से एक्सेसिबल भी नहीं थे। पर आत्मानंद स्कूल का कहना है कि हम ना सिर्फ अर्बन एरियाज़ में बल्कि रूरल एंड फॉरेस्ट एरियाज़ में भी खोलेंगे। रूरल एंड फॉरेस्ट एरिया अभी मैंने क्या बताया कि दंतेवाड़ा में, बस्तर में, सरगुजा में खुलेगा। यहाँ पर क्या था, यहाँ प्राइवेट स्कूल्स या तो होते नहीं थे या होते हैं तो बहुत ज़्यादा फीस होती है, तो ट्राइबल्स या वहाँ के जो गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन आत्मानंद स्कूल में क्या मिल रहा है, फ्री एजुकेशन, वो भी कहाँ, रूरल और फॉरेस्ट एरिया में। तो ये इसने इसे क्या बना दिया है, एक्सेसिबल बनाया, ठीक है। दूसरा क्या बनाया, अफोर्डेबल बनाया। और एक्सेसिबल नॉट जस्ट फॉर पुअर, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए भी एक्सेसिबल है, ठीक है। तो क्योंकि पीडब्ल्यूडी जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए भी इसको एक्सेसिबल बनाया जा रहा है, तो उस सेंस में भी ये एक्सेसिबल है, ठीक। तो और एट पार विद प्राइवेट स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर, प्राइवेट स्कूलों से इक्वल होगा वो ऑलमोस्ट, ठीक है, उसी के जैसा ही बिल्कुल होगा क्वालिटी में और हर चीज़ में, ठीक। तो पहला क्या हो गया, ये हमारा फ़ायदा हो गया। दूसरा है ऑल राउंड हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। हॉलिस्टिक मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से। तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑल राउंड हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि जब बच्चों को आप क्या क्या दे रहे हो, प्लेग्राउंड दे रहे हो, ठीक है, उनको आप को करिकुलर एक्टिविटीज़, उनकी हॉबीज़ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आप उन्हें म्यूज़िक रूम दे रहे हैं, आप उन्हें आर्ट रूम दे रहे हैं, उन्हें रोबोटिक लैब्स दे रहे हैं, ठीक है, उन्हें लैंग्वेज की लैब दे रहे हैं, ठीक है, और उन्हें प्लेग्राउंड्स दे रहे हैं। तो जब आप उन्हें इतनी सारी चीज़ें देंगे तो वो क्या सिर्फ पढ़ाई एक स्ट्रीम की तरफ नहीं, बल्कि वो क्या हो जाएंगे, एक ऑलराउंडर बनने की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो उनका क्या होगा, ऑल राउंड हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। हॉलिस्टिक मतलब पूर्ण रूप से उनका मानसिक और शारीरिक विकास होगा बच्चों का, ठीक है। तो मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट होगा बच्चों का, तो वो क्या होंगे, हॉलिस्टिकली ऑलराउंडर बनने की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर तीसरा चीज़ क्या है, उन्हें क्या दिया जा रहा है, क्वालिटी एजुकेशन इन रूरल एंड फॉरेस्ट एरिया, ये मैंने बताया, ठीक। फिर चौथा है इंटरैक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग मेड इट ईजियर फॉर द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड। पहले ये है कि टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे चुपचाप बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं भी आ रहा है तो टीचर अपना पढ़ाए, सिलेबस ख़त्म किए, चले गए, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, अब स्मार्ट क्लासेस खोल रहे हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, इंटरैक्टिव टीचिंग लर्निंग। इंटरैक्टिव टीचिंग लर्निंग क्या रहेगा, स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है, उसमें फ़ोटोज़ लगाई जाएंगी, ठीक है। ये नहीं रहेगा कि बस चौक से लिख दिया और चले गए, ठीक है। उसमें बच्चों को प्रेजेंटेशंस रहेंगे, फ़ोटोज़ रहेंगे, एनिमेशंस रहेंगे। जब इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जब उनसे इंटरैक्ट किया जाएगा, जब 2 वे कम्युनिकेशन होगा, तो क्या होगा, बच्चों को ईजी होगा क्या करने में, सब्जेक्ट को समझने में, ठीक है। तो इट विल बी ईजियर फॉर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड। फिर क्या है, पांचवी चीज़ है टू इंक्रीज द एम्प्लॉयबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन ग्लोबल मार्केट, ठीक है। जैसे मैंने क्या बताया, आर्टिकल 21A, ठीक है, आर्टिकल 14, 15, ये सब क्या कहता है, ये सब क्या कहते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मतलब कि क्या है, इसको आप अपने आंसर में भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है कि हम क्या है, बच्चों को, जो पहले जो गरीब बच्चे थे, जो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ पाते थे या जो मतलब ज़्यादा पैसे नहीं दे सकते थे, जो अर्बन एरियाज़ नहीं जा सकते थे, अब उन्हें उन्हीं के होम टाउन में, लोकल एरियाज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश मीडियम एजुकेशन दिया जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम का क्या है, ग्लोबल मार्केट, अपॉर्चुनिटीज़ इन ग्लोबल मार्केट। क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या है, एक तरह से वर्ल्ड की लैंग्वेज बन चुका है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो अपने एरिया से बाहर जाके सरवाइव करने में थोड़ी सी क्या होते, कष्ट होगा, ठीक है। तो जब ग्लोबल मार्केट का लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है, तो जब वो इंग्लिश जानेंगे तो उन्हें क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, क्या करने की, एम्प्लॉयबिलिटी उनकी बढ़ेगी, ठीक है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इवन most talented of children often miss out on the opportunities because they cannot communicate in English language, ठीक। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके अंदर बहुत टैलेंट होता है,
ठीक है, बहुत कुछ उनके अंदर क्या होता है, टैलेंट होता है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो कम्युनिकेट इंग्लिश में नहीं कर सकते, ठीक है, इंग्लिश में वो बातें नहीं कर सकते या इंग्लिश में अपना कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, इसलिए वो अपॉर्चुनिटीज से क्या होते हैं, लूज आउट कर जाते हैं। तो अब जब इंग्लिश भी उन्हें पढ़ा दिया जाएगा तो ये प्रॉब्लम उन्हें नहीं आएगी, टैलेंटेड बच्चों को भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, अब देखो इसमें इम्प्रूवमेंट्स क्या किए जा सकते हैं, क्या इनकी लिमिटेशंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स इसमें आ रही हैं। देखो क्या है कि जब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले गए, ठीक, लेकिन हो क्या रहा है, इवन प्राइवेट स्कूलों में भी कई जगह देखो कि है इंग्लिश मीडियम, है ना, स्कूल क्या है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लेकिन बात किस में हो रही है, हिंदी मीडियम में, ठीक है। तो जो बच्चा है जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में है, लेकिन जब वहाँ पर कन्वर्सेशन हिंदी मीडियम में होता है तो उसे क्या होता है, कहीं ना कहीं वो उस इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं वो हिंदी में ही रह जाता है। तो वही चीज़ें हो सकता है कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हो रही है। हिंदी वॉज स्टिल ऑफन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पढ़ाया किस में जा रहा है, हिंदी में ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, एंड देयरफॉर स्टूडेंट्स स्ट्रगल विद स्पीकिंग इन इंग्लिश इन क्लास, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि बच्चों को इंग्लिश बोलने में क्या होती है, कठिनाई होती है, क्योंकि पढ़ाया तो हिंदी में ही जा रहा है, ठीक। फिर मैनी पोस्ट रिमेन वैकेंट बिकॉज देयर आर नॉट इनफ गुड एप्लीकेंट्स, ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, ठीक। तो क्या हो रहा है, मैनी पोस्ट वैकेंट, यानी कि जो टीचर्स हैं, ठीक है, वो प्राइवेट स्कूलों से आ रहे हैं, या तो वो ट्रेंड नहीं है या फिर वो बहुत सारी चीज़ों में एलिजिबल नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में वो क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं या पीछे रह जाते हैं। तो एलिजिबल और फिट गुड अच्छे एप्लीकेंट्स जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे पोस्ट खाली रह जा रहे हैं और भर नहीं रहे हैं। अभी भी टीचर्स जो है प्रॉपरली आत्मानंद स्कूलों को नहीं मिल रहे हैं, तो ये एक कमी हो गई। तीसरा क्या है, ट्रेनिंग, ठीक है, टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जो भी आत्मानंद स्कूलों में टीचर्स आ रहे हैं उन्हें बहुत ही विग्रस ट्रेनिंग की आवश्यकता है। क्यों, क्योंकि जो ये स्मार्ट क्लास हम कह रहे हैं, स्मार्ट क्लास, ठीक है, तो डिजिटल लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे भी हैं जो स्मार्ट क्लास से या स्मार्ट बोर्ड से क्या है, वाकिफ़ नहीं है। उनको आदत है किस में पढ़ाने की, चॉक एंड बोर्ड में, ठीक है, ब्लैक बोर्ड्स और चॉक में पढ़ाने की आदत है। उन्हें प्रेजेंटेशन यूज़ करने की आदत नहीं है, उन्हें ऐसा डिजिटल बोर्ड यूज़ करने की आदत नहीं है। तो उन्हें क्या होती है, पढ़ाने में तकलीफ, उनका ध्यान पढ़ाने से हटकर किस में चला जाता है, कहीं ना कहीं उस डिजिटल टेक्नोलॉजी से फाइट करने में चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, आगे चल के पढ़ाई की गुणवत्ता पे असर पड़ेगा। तो इसलिए क्या ज़रूरी है, टीचर्स ट्रेनिंग, ताकि ना सिर्फ उनको इन डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम से अवगत कराया जाए, बल्कि आज के ज़माने के बच्चों को और इंग्लिश मीडियम के बच्चों की क्या आवश्यकताएं हैं वो सब उन्हें समझाई जाए, ठीक। तो इसलिए क्या ज़रूरत है, ट्रेनिंग फॉर टीचर्स। तो ये 3-4 इम्प्रूवमेंट हम क्या कर सकते हैं, आत्मानंद स्कूल में किए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, सक्सेस स्टोरी। देखो, सेजेस स्टूडेंट इन नासा सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट, ये किसका कहना है, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट की वेबसाइट में बताई गई, ठीक है। तो ये जो है ना, ये चीज़, इसको आप क्या कर सकते हो, ऐसे में यूज़ कर सकते हो, कभी ऐसे पूछ लिए, ठीक है, निबंध जब आए तो आप आत्मानंद स्कूल पे मान लीजिए, तो आप इस तरह की चीज़ें केस स्टडी कह के या फिर इसको सक्सेस स्टोरी कह के आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि सेजेस स्टूडेंट इन नासा सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट, तो नासा का एक था, नासा के द्वारा एक प्रोग्राम किया गया था जिसे कहते हैं नासा एस्टेरॉयड सर्च प्रोग्राम। क्या है ये, नासा एस्टेरॉयड सर्च प्रोग्राम, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में एक बच्ची सेलेक्ट हुई थी, कौन, रितिका ध्रुव। रितिका ध्रुव जो कि एक 16 साल की बच्ची है, फ्रॉम महासमुंद, was selected the USA Space Agency NASA for its citizen science project, ठीक है। तो ये जो रितिका ध्रुव है ये कहाँ की है, महासमुंद की है, और ये क्या है, आत्मानंद गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट है। कौन सी क्लास की, 11th क्लास, ठीक है। तो आत्मानंद की 11th क्लास की एक स्टूडेंट है रितिका ध्रुव, जो कि सेलेक्ट हुई है नासा के सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कि एक सरकारी स्कूल का बच्चा,
ठीक है, वो नासा के प्रोजेक्ट में सेलेक्ट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, या फिर कहें कि एक बहुत बड़ा स्टेप है टूवर्ड्स इट्स सक्सेस। ठीक, किस चीज़ में? शी गेव अ प्रेजेंटेशन ऑन द साउंड कमिंग फ्रॉम ब्लैक होल्स इन द स्पेस विच इम्प्रेस द साइंटिस्ट ऑफ IIT बॉम्बे एंड सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि ब्लैक होल से जो साउंड, उसने एक रिसर्च की थी, उसने क्या देखा था, उन्होंने कि एक प्रेजेंटेशन बनाया कि ब्लैक होल्स में, ठीक है, कि ब्लैक होल, स्पेस के ब्लैक होल में से जो साउंड्स आते हैं उस पर उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाया था। ठीक है, जिससे क्या हुआ था, IIT बॉम्बे के और सतीश धवन स्पेस सेंटर के साइंटिस्ट जो थे इम्प्रेस हो गए थे। ठीक है, तो ये कहाँ की हैं? महासमुंद के आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की ये बच्ची हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, ये इम्पॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, इसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक, सेजेस की स्टूडेंट, तो ये हमारी हो गई सक्सेस स्टोरी। ठीक, अब देखिए मेंस क्वेश्चन, ये तो यहाँ तक तो हमारी स्कीम हो गई ख़त्म। ठीक है, अब क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं? या तो प्रीलिम्स पे डायरेक्ट फीचर्स से आएगा, ठीक है, कि कितने स्कूल्स हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या खोले जा रहे हैं और ये सब। ठीक है, लेकिन अगर मेंस में आता है या पेपर 7 में आ जाता है जिस प्रकार से, है ना, तो उसमें क्या होगा कि हो सकता है या तो डायरेक्ट आपसे पूछ लें कि उसके फीचर्स बताओ, पर ऐसा क्या होता है, जनरली कम होता है। ठीक है, वो आपका लॉजिक जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि आप हॉलिस्टिकली, पूर्ण रूप से जो मैंने बताया वो आप कैसे पढ़ रहे हो, तो किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ये आपको सोचने की आवश्यकता है। तो मैंने जो क्वेश्चन यहाँ दिया है कि वर्नाक्यूलर वर्सेस सेजेस। वर्नाक्यूलर मतलब क्या होता है? लोकल लैंग्वेज, स्थानीय भाषा। ठीक, स्थानीय भाषा कह लो या मातृभाषा कह लो, तो वो होता है वर्नाक्यूलर। अब अगर आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी होगी, अब आप सोचिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी। क्या है ये? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई थी। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या बोला था, एक प्रोविजन निकाला था कि कक्षा 8वीं तक, 5वीं तक, ठीक, आपको क्या देना है, आपको स्थानीय भाषा में, वर्नाक्यूलर्स, मदर टंग में आपको एजुकेशन देनी है। ठीक है, तो आप वहाँ तक मदर टंग में एजुकेशन देंगे, वो कंपलसरी रहेगा, और उसके बियॉन्ड आप क्या करेंगे, उसके बियॉन्ड आपका ऑप्शनल है, लेकिन वहाँ तक आपको कंपलसरी वर्नाक्यूलर में एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो अब आप ये सोचिए कि जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कह रहा है कि आप स्थानीय भाषा में पढ़ाइए, और उसको क्या कर रहा है, मैंडेटरी, यानी कि उसको ज़रूरी कर रहा है कि आपको स्थानीय भाषा में पढ़ाना है ताकि बच्चे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग से समझ पाएँ, लेकिन उसी तरफ एक तरफ गवर्नमेंट कहती है स्थानीय भाषा में पढ़ाइए, और एक तरफ क्या कर रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स लेकर आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है क्या? है ना, कि दोनों की बात जब गवर्नमेंट कर दे तो वो एक तरह से एक आर्ग्यूमेंट वाली चीज़ हो जाती है, और वही चीज़ क्वेश्चन में पूछी है। क्या पूछा है? इट इज सेड दैट इट इज एडवांटेजियस टू लर्न इन वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस while at the same time government is pushing for स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल गिव आर्ग्यूमेंट। ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है हिंदी नहीं, कोई भी स्थानीय भाषा में पढ़ाने की बातें करती है, लेकिन साथ में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ला रही है। आप अपना तर्क दीजिए। जब वो आपसे तर्क पूछता है या आर्ग्यूमेंट पूछता है, तो आपको दोनों तरफ की चीज़ें बतानी पड़ेगी। ठीक है, आपको पॉजिटिव्स बताना पड़ेगा और आपको नेगेटिव बताना पड़ेगा, या फिर वर्नाक्यूलर और इंग्लिश दोनों के इम्पॉर्टेंस आप बताओगे। ठीक, तो वही चीज़ें देखो आगे। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरीके से उसको अप्रोच करोगे। सीजे गवर्नमेंट हैड लॉन्च द सेजेस। पहले आप बताएंगे सेजेस स्कीम, क्योंकि पूछ रहा है वही और उस पर बात हो रही है कि 2020 में ये लॉन्च हुई थी, अंडर विच गवर्नमेंट हिंदी मीडियम schools were renovated and modernized into English medium schools. Meanwhile, साथ ही NEP 2020 emphasized on the use of mother tongue or local languages as the medium of instruction till class 5, while recommending its continuance till class 8. तो पहले आपने सेजेस स्कीम बता दी, फिर आपने NEP बता दिया। उसके बाद आप आओगे
इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, ठीक है, कि वर्नाक्यूलर या स्थानीय भाषा में पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, जब आप किसी ऐसे बॉडी इंस्टीट्यूशन का मेंशन करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप जो है ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक फाइंडिंग है जो रियल में डेटा है, वो स्टैटिक है, फैक्ट है, ठीक है, तो यूनेस्को के द्वारा पाया गया है। तो आप क्या लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को रिसर्च हैज शोन दैट एजुकेशन इन मदर टंग इज अ की फैक्टर फॉर इंक्लूजन एंड क्वालिटी लर्निंग। इंक्लूजन मतलब देखो, जब आप वर्नाक्यूलर्स में पढ़ते हो, ठीक है, यानी स्थानीय भाषा में, तो आप कहीं ना कहीं क्या होते हो, सोशल इंक्लूजन होता है आपका। सोशल इंक्लूजन मतलब कि आप सोसाइटी से कनेक्ट हो पाते हो, है ना, कि आप हिंदी, मान लो आप हिंदी मीडियम है, हिंदी आपकी स्थानीय भाषा है या मातृभाषा है, जब आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हो तो आपके माता पिता को हिंदी आती है, ठीक, आपकी सोसाइटी हिंदी में बात कर रही है, आप सोसाइटी से क्या हो पाओगे, कनेक्ट हो पाओगे, रेदर देन जो बचपन से ही सिर्फ इंग्लिश जानता है, क्या वो अपनी सोसाइटी से वैसा कनेक्ट हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन जब हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो माँ बाप भी अपने बच्चों को क्या कर पाते हैं, पढ़ा पाते हैं, उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इंक्लूजन होगा, ठीक है। और क्वालिटी एजुकेशन क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप भी उसको पढ़ा पा रहे हैं, तो एजुकेशन में क्या आ रही है, क्वालिटी आ रही है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, वर्नाक्यूलर इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी चीज़ क्या कह रहे हैं, इट इज़ क्रूशियल इन प्राइमरी स्कूल टू अवॉइड नॉलेज गैप्स एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ लर्निंग एंड कंप्रहेंशन। जब आप स्थानीय भाषा में पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, स्पीड ऑफ लर्निंग इंक्रीज होगा कि नहीं। जैसे जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो क्या होता है कि मैंने इंग्लिश में बोल दिया कोई चीज़, ठीक है, अब आप उसको 1 मिनट लगाएंगे सोचने में कि क्या बोला है, फिर आप उसे मन में ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपकी स्पीड धीरे हुई कि नहीं। लेकिन अगर मैं आपकी मातृभाषा हिंदी है और जब मैं हिंदी में कह रही हूँ तो आप तुरंत उस चीज़ को क्या करते हैं, ग्रैस्प करते हैं, तो आपकी स्पीड ऑफ लर्निंग इंक्रीज हो गई और आपका कंप्रीहेंशन पावर भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये आपको दूसरा फ़ायदा हुआ कि नहीं, ठीक। फिर तीसरा फायदा क्या है, जो अभी मैंने बताया, बेटर पेरेंट स्टूडेंट कनेक्शन, कि जब आप अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे तो नाम ही है मातृभाषा या स्थानीय भाषा, तो आपका कनेक्शन आपके पेरेंट्स से बेटर होगा, ठीक। स्टडी एट होम, अभी एक आया था, जब कोविड आया था तो क्या, पढ़ाई तुम्हार द्वार आया था कि नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, जब वो पढ़ाई तुम्हारे द्वार वो घर में पढ़ेगा, उसके माता पिता उसे नहीं पढ़ा पाते उतने अच्छे से जितना कि एक स्थानीय भाषा में पढ़ने वाले के बच्चों के माता पिता ने उन्हें सपोर्ट किया होगा, ठीक है, कि उनके एजुकेशन में उतनी प्रॉब्लम नहीं आई होगी कोविड के दौरान जितनी एक इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत हुई होगी, क्योंकि वो तो अब स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उनके माता पिता भी उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें वो लैंग्वेज ही नहीं आती है ना। तो जब पढ़ाई तुम्हारे द्वार आया तो घर में पढ़ने की सुविधा किनको ज़्यादा होती है, जो मातृभाषा स्थानीय भाषा में पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ उन्हें काम आई, तो आप ये पढ़ाई तुम्हारे द्वार भी यहाँ मेंशन कर सकते हो, ठीक। फिर पांचवी चीज़ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये कह रहा है कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से नहीं हैं, ठीक है, ये एक्चुअली इसका पांचवा पॉइंट नहीं है, ये तो आपने बता दिया कि वर्नाक्यूलर इंपॉर्टेंट कैसे। अब जब आप उसको कनेक्ट करोगे नीचे उससे, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं ये बताओगे कि वर्नाक्यूलर में पढ़ने के फ़ायदे तो हैं ये, लेकिन हाउएवर वर्नाक्यूलर्स पढ़ने इंग्लिश हमें क्यों ज़रूरी है, ठीक है, या वर्नाक्यूलर पढ़ने से हमें एक कहीं ना कहीं क्या लिमिटेशंस रह जा रही, तो वहाँ फिर आप कहोगे कि हाउएवर, परंतु students who were not from English medium struggled in elite higher education institutions like IIT, NIT, IIM, etc. ये चीज़ आपको पता होगी कि IIT, NIT, IIM, एम्स, ये जितने भी बड़े बड़े एलिट कॉलेजेस हैं हमारे देश के, वो सारे किस में चल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में चल रहे हैं, है ना। तो इंग्लिश मीडियम में चलते हैं, हिंदी यहाँ होती नहीं है, तो अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है तो या तो वो वहाँ तक उतने अच्छे से पहुँच ही नहीं पा रहा है, ठीक है, और अगर इन कॉलेजेस में पहुंच भी पा रहा है तो उसे क्या होगी, कंपैरेटिवली तकलीफ होगी, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम में है वो बचपन से इंग्लिश पढ़ रहा है तो उसे तो ईजिली वो कंप्रहेंड कर लेगा, लेकिन जो हिंदी में है वो पहले 1 आध साल तो उसको समझने में लग जाते हैं कि इंग्लिश की लैंग्वेज में वो बोल क्या रहा है, ठीक है, और उसके बाद फिर वो अपने आगे की चीज़ें करेगा, तो उसको क्या होगा, स्ट्रगल होगा कि नहीं, ठीक है। और ये सब बहुत बड़े एलिट
इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, IIT हो गए, एम्स हो गए, ये सब बड़े बड़े हमारे देश के इंजीनियर्स, डॉक्टर, ठीक है, बिजनेसमैन, ये सब चीज़ें यहाँ से ये सब लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है कि नहीं, जो मैंने ऊपर बताया, ठीक है, कि आप इस पे या तो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या सेलेक्ट हो रहे हैं तो आपको क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है वहाँ पढ़ने में, तो आपको अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है। तो वर्नाक्युलर में पढ़ने का ये नुकसान है, ठीक है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है फिर, अब हम अगला क्या आ जाएंगे फिर, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, ठीक। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो पहला पॉइंट तो वही हो जाएगा, ठीक है, कि एलीट इंस्टीट्यूशंस, जब एलिट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए क्या ज़रूरी है, इंग्लिश मीडियम स्कूल ज़रूरी है, ठीक है। फिर देखो, टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू ब्राइट स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं, ठीक है, पुअर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस, वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए क्या ज़रूरी है, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए आत्मानंद स्कूल ज़रूरी है, ताकि वो फ्री में उन्हें क्या दे सके, इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन दे सके, ठीक। उसके बाद इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी मतलब जैसे साउथ के स्टेट्स में जाओगे, है ना, साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में क्या है, पूरी स्थानीय भाषा चलती, ठीक। तो स्थानीय भाषा चलती है, वहाँ हिंदी नहीं आती लोगों को, पर वहाँ क्या आती है, इंग्लिश आती है। वहाँ ऑटो वाला भी इंग्लिश में बोलेगा या फिर अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलेगा, उनको हिंदी नहीं आ रही। तो अगर आप वहाँ जाओगे, ठीक है, और आपको उनकी लोकल लैंग्वेज तो ऑब्वियसली नहीं आती होगी, पर अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आएगी, या आप इंडिया से कभी बाहर जाते हो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी, तो आप वहाँ पर स्ट्रगल करोगे कि नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा क्या करना, सर्वाइव करना, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, सोशल मोबिलिटी के लिए भी इंग्लिश ज़रूरी है, क्योंकि जो मैंने वही चीज़ बताई, ठीक है। ये देखो, ग्लोबल मार्केट, क्योंकि ग्लोबली क्या चल रहा है, ग्लोबल एक जो लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज, वो क्या बन गया है, इंग्लिश एक ग्लोबल कॉमन लैंग्वेज बन गया है। तो इसलिए सोशल मोबिलिटी के लिए, अपनी सोसाइटी में मोबिलाइज होने के लिए और ग्लोबल मार्केट में सर्वाइव करने के लिए क्या ज़रूरी है, इंग्लिश ज़रूरी है। इसीलिए आजकल क्या हुआ है 21st सेंचुरी में, कि सारे लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, है ना, हर कोई क्या चाहता है कि इंग्लिश में हमारा बच्चा पढ़े। तो फिर सरकारी स्कूलों के बच्चे क्यों पीछे रहे हैं कि नहीं, तो इसलिए तो क्या हो गया, पहला वो एलिट इंस्टीट्यूशन वाला हो गया, ठीक। दूसरा हमारा ये होगा कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए ज़रूरी है। तीसरा क्या है कि सोशल मोबिलिटी के लिए ज़रूरी है, ग्लोबल मार्केट में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। और तीसरा वही चीज़, ठीक है, कि क्या होता है, many talented students had lost out on an English medium education because of high cost, ठीक है। Now students from Chhattisgarh can participate in the competitive environment at a national and international level। तो जब आप लोकल लेवल से उठ के आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में पहुंचना होता है, तो आपको इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जब तक हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं करेंगे, वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में कैसे पहुंचेंगे। तो उस हाई कॉस्ट की इंग्लिश मीडियम एजुकेशन को कम करने के लिए क्या ज़रूरी था, ये ज़रूरी था, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल ज़रूरी था, ठीक। तो ये आपके क्या हो गए, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल, या कह लो सेजेस, ठीक। तो आत्मानंद, ये पूरी हमारी स्कीम थी सेजेस की, जिसके तहत हमने क्या देखा। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें ऐड कर लो आप लोग, कि ये आत्मानंद स्कूल जो हैं, ये इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं पिछले 2-3 साल में, ये इतना सक्सेस इनमें देखी गई है कि सरकार ने क्या बोला, आत्मानंद कॉलेज भी खोलेंगे, ये मैंने बता दिया था, ठीक है। क्या खोलेंगे, और ये जो है 4 जगह से स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक। एक है महासमुंद, एक है कोरबा, एक है बिलासपुर और एक है रायगढ़। इन 4 जगहों से आत्मानंद कॉलेज की शुरुआत की जा रही है छत्तीसगढ़ में, ठीक। तो ये पूरा का पूरा ये था हमारा आत्मानंद स्कीम,
ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। इसे आप मेंस की आंसर राइटिंग में, ये पूरा तो नहीं आएगा, कोई ना कोई चीज़ उठा करके पूछी जाएगी, जैसे आपसे फीचर्स पूछ लेंगे, या फिर जो ये मैंने लास्ट में बताया ना आपको, वर्नाक्यूलर वर्सेस इंग्लिश मीडियम, ठीक है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से वो कंट्राडिक्ट एक तरह से कर रहा है, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, उसे बैलेंस करोगे, ठीक है। क्योंकि ना तो वर्नाक्यूलर में पढ़ाना गलत चीज़ है और ना ही इंग्लिश में पढ़ाना गलत चीज़ है, ज़रूरत दोनों की है, दोनों को क्या करके चलना पड़ेगा, बैलेंस करके चलना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करोगे, अपना आंसर भी बैलेंस करोगे और इसी प्रकार से चलोगे। आप थोड़ी वर्नाक्यूलर की भी अच्छाइयाँ बताओगे और उसके एक ड्रॉबैक बता दोगे, उसके बाद आप इंग्लिश की भी अच्छाइयाँ बताओगे, ठीक है। इस प्रकार से आप अपने आंसर को बैलेंस करोगे। उसके अलावा अगर फीचर्स जैसे प्रीलिम्स में आता है तो फीचर्स आपको पता है, अब आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पूरी स्कीम को हॉलिस्टिकली, जैसे स्कीम में कह रहा है ना बच्चे का ऑल राउंड हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, तो हमें भी अपने अंदर स्कीम को वैसे हॉलिस्टिकली ही रखना है, ठीक है। कोई भी स्कीम जब आप पढ़ोगे हॉलिस्टिकली पढ़ोगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये स्कीम सारी की पूरी, ठीक है। और पूरा आप लोग ऐसे याद करके चलिए इसको। नेक्स्ट मंडे मैं आई विल कम विद अ न्यू स्कीम, ठीक है। हम एक न्यू स्कीम लेकर आएंगे और उसको भी ऐसे ही पूरे हॉलिस्टिकली कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।